पूरे घर में शहनाइयां बज रही थी। रिश्तेदार दूर दूर से आए हुए थे। आंगन फूलों से सजा हुआ था। घर के बाहर हलवाई मिठाइयां बना रहे थे। अंदर मेहंदी वाली बैठी थी, कोई सजावट करवा रहा था तो कोई मेहमानों का स्वागत कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस शादी की सारी तैयारियां इस घर की सास खुद करवा रही थी। जिसे भी ये बात पता चल रही थी वो बस यही कह रहा था, अरे वाह, ऐसी भी सास होती है क्या? बहू की तीसरी शादी, वो भी खुद सास करवा रही है। सच में बहुत किस्मत वाली है। आप भी शॉक्ड हो गए ना? कौन सी सास अपनी बहू की तीसरी शादी करवाती है भला? लेकिन आपको इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए हम देखते हैं इस घर में कुछ दिन पहले से आखिर चल क्या रहा है। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि क्या खुशी का मौका है। नाय, भाभी मुझे भी कुछ नहीं बताया माँ ने। महेश जी मुस्कुरा देते हैं। पापा जी आपको तो पता होगा। मुझे भी जितना बताया गया है उतना ही पता है कि तैयारियां करनी है। आखिर बात क्या है वो तो सिर्फ तुम्हारी माँ को पता है। मतलब पूरे घर में सिर्फ माँ जी को ही पता है? हाँ, पिछले कई दिनों से रेखा जी लगातार किसी न किसी से फोन पर बात कर रही थी। कभी मेहंदी वाली, कभी ब्यूटी पार्लर, कभी सजावट वाले, कभी मिठाई वाले। लेकिन आखिर ये सारी तैयारियां किसके लिए हो रही थी ये किसी को नहीं पता था। आदित्य, आपको सच में कुछ नहीं पता? नहीं। पर माँ जी कुछ बता भी नहीं रही है। हाँ, मुझे भी यही कह रही है कि शादी वाले दिन पता चल जाएगा। लेकिन किसकी शादी है? पता नहीं। कहीं रुचि की तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो वो खुद क्यों परेशान घूम रही होती। हम भाई और भाभी हैं, हमें जिम्मेदारी सौंपती। हाँ, बात तो सही है। माँ जब तक खुद ना बताना चाहे कोई उनसे कुछ नहीं निकलवा सकता। घर में जितने लोग थे उतने ही सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक इंसान के पास था, रेखा जी के पास, जो शायद अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। माँ, ये ज्वेलरी किसके लिए आई है? अब इसे संभाल कर रख दो, मैं बाद में तुमसे ले लूंगी। लेकिन अभी कुछ मत पूछ, मैं वक्त आने पर सबको सब कुछ बता दूंगी। रेखा जी, आपने तो हमें भी हैरान कर दिया है। आखिर बताओ तो सही, चल क्या रहा है घर में? अरे बस 2 दिन और। ठीक है, जैसी मालकिन आपकी मर्जी। माँ जी चाय। धन्यवाद बेटा। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। गलती? हाँ, मुझे लग रहा है शायद आप मुझसे नाराज हैं। अरे नहीं तो। फिर मुझसे कुछ छुपा क्यों रही है? क्योंकि अभी समय नहीं आया। आरती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा सवाल करना भी सही नहीं समझा। उसे अपनी सास पर पूरा विश्वास था कि शायद सही वक्त पर वो उसे सब कुछ बता ही देंगी। उसी शाम आरती अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। उस समय उसकी सहेली सीमा का फोन आता है। हेलो, कैसी है मैडम? अरे ठीक हूँ, तू बता। कल मेरी ननद की शादी है। अच्छा, अभी मेहंदी लगवा रही हूँ। अरे बहुत अच्छा है ये तो। तू भी आ जाती। नहीं, घर में कुछ काम चल रहा है। वैसे एक बात पूछूं, तूने आज तक कभी अपनी शादी की मेहंदी की फोटोज नहीं दिखाई? फोटोज? हाँ, क्यों तू कभी अपनी शादी की फोटोज नहीं देखती? नहीं। क्यों? क्या देखूं? मतलब? मेरी पहली शादी गांव में हुई थी। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। माँ पापा थे नहीं, भैया भाभी ने जैसे कहा वैसे शादी हो गई। फिर? न मेहंदी लगी, न संगीत हुआ, न सहेलियों के साथ नाची, न दुल्हन बनने का कोई शौक पूरा हुआ। लेकिन बाद में शहर में भी तो फंक्शन हुआ था। वो शादी कहाँ थी सीमा? कुछ रिश्तेदार आए, 2-4 फोटो खींच गई, बस। आज भी मन करता है जब किसी दुल्हन को देखती हूँ ना, उसके हाथों की मेहंदी, उसका लहंगा, उसकी एंट्री, सब देखकर लगता है काश एक दिन मैं भी ऐसे दुल्हन बनती जैसे हर लड़की बचपन से सपना देखती है। आदित्य जी से कभी कहा तूने इस बारे में? नहीं ना। क्यों? अरे कुछ सपने उम्र के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। तू भी ना सब कुछ अपने अंदर ही दबा कर रखती है हमेशा। चल बाद में बात करती हूँ। उस रात पहली बार रेखा जी को एहसास हुआ कि उनकी बहू हमेशा मुस्कुराती जरूर है, लेकिन उसके दिल में एक सपना आज भी अधूरा है। एक ऐसा सपना जो शायद हर लड़की अपनी शादी से पहले देखती है। उसी रात रेखा जी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जिसके बारे में अभी पूरे परिवार में किसी को भी नहीं पता था।
अगले दिन से रेखा जी ने तैयारियां और तेज कर दी थी। अब घर में रोज कोई ना कोई नया सामान आने लगा था। कभी फूलों की सजावट वाले आते, कभी लाइट वाले, कभी कपड़ों की पैकिंग आती, कभी मिठाई के डिब्बे। पूरे घर को बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो किसके लिए रहा है। माँ, इतने सारे फूल? पूरे घर को सजाना है। अरे लेकिन किसकी शादी है? शादी वाले दिन पता चल जाएगा। रेखा, अब तो मुझे भी उत्सुकता होने लगी है। बस 2 दिन और। तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ। बाहर मेहंदी वाली खड़ी थी। नमस्ते, रेखा जी ने बुलाया था। आइए। मेहंदी वाली? जी। किसके हाथों में मेहंदी लगानी है? मुझे तो रेखा जी ने सिर्फ घर का पता बताया था। आओ बहन आओ, कल सुबह समय पर आ जाना। जी। माँ जी कल? हाँ, लेकिन कल आखिर है क्या? अरे धैर्य रखो बेटा। माँ, आगे बेटा। ये बाहर बैंड वालों की गाड़ी क्यों खड़ी है? अरे उनसे बात कर रही थी। किस लिए? शादी है ना घर में। अरे किसकी? कल पता चल जाएगा। माँ, अब तो बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। बेटा, मैं भी हार मान चुका हूँ। मतलब आपको भी नहीं पता? अरे नहीं भाई, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। अब सिर्फ घर वाले ही नहीं, रिश्तेदार भी फोन करके यही पूछ रहे थे आखिर शादी किसकी है। लेकिन रेखा ने अभी तक ये राज खुला ही नहीं था। कार्ड तो सबके घर पहुंच गए थे, लेकिन उस पर दूल्हा दुल्हन का नाम नहीं था। नमस्ते जीजी। रेखा, कार्ड तो मिल गया? हाँ जीजी, आपको पहुंच जाना है शादी में वक्त से। लेकिन उस पर सिर्फ इतना लिखा है, आप सब परिवार शादी में पधारे। किसकी शादी है भाई? जी, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है? शादी वाले दिन पता चल जाएगा जीजी। अरे कमाल करती हो तुम भी। बस आप समय पर आ जाइएगा। अगले दिन घर में रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं। मंडप सजा हुआ होता है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही चिंता होती है कि आखिर इतना खर्चा और सजावट किसके लिए की गई है। कुछ रिश्तेदार रेखा से बार बार पूछने लगते हैं। अब उसे मुंह खोलना ही पड़ता है। अरे मैं अपनी बहू की 3री शादी करवा रही हूँ, अब थोड़ी देर इंतजार कीजिए बस। क्या? इसका मतलब आदित्य और आरती का तलाक हो गया है? रेखा बहू की 3री शादी करवाने जा रही है? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में सुना था कि सास ससुर बहुओं की शादी करवाते हैं, लेकिन आज तो देख भी लिया। मैंने सुना था आरती के माता पिता नहीं थे, इसलिए उसके भाई ने उसकी शादी आदित्य से बिना पूछे करवा दी थी। कहीं यही कारण तो नहीं कि रेखा ने उसकी पसंद का लड़का देख लिया है और तभी ये सब? हाँ, मैंने भी सुना है। दोनों बस दोस्त की तरह ही रहते हैं काफी समय से। बीच में तो झगड़े भी हुए थे काफी मियाँ बीवी के। हाँ, लेकिन रेखा को मानना पड़ेगा, अपनी बहू के लिए उसके लायक लड़का ढूंढ लाई। चलो आज ये अनोखी शादी भी देख ही लेंगे। मेहमानों की बातें धीरे धीरे आदित्य के कानों तक पहुंचती है। उसे ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसके पीठ पीछे ये सब कर रही थी। हाँ, आरती के भाई भाभी ने उसे बिना पूछे आदित्य से उसकी शादी करवाई थी, ये बात सच थी। लेकिन अपनी बहू की 3री शादी करवाना कहाँ की समझदारी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, ये सब क्यों कर रही है? माँ जी। हाँ बेटा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। बाहर सब लोग कह रहे हैं कि... क्या कह रहे हैं? आप तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बाहर। आप मेरी 3री शादी करवा रही हैं? हाँ, तो गलत नहीं कह रहे हैं। माँ जी, ये सब क्या है? जो लोग कह रहे हैं कहने दो। लेकिन माँ, ये बात अब हद से बाहर जा रही है, आप ये सब रोक दीजिए। अब मैंने तुझसे कहा था ना, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। माँ जी, मुझे डर लग रहा है, अब आप ये सब मत करिए प्लीज। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप मुझसे कुछ छुपा क्यों रही हैं? क्योंकि मैं तेरे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती हूँ जो मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली। माँ, आरती की खुशी के लिए उसकी 3री बार शादी करवा रही हूँ। आपको पता है, हमने गांव में और शहर में 2-2 बार शादी की है। अब आरती की किसी और के साथ, ये आप सब... देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे शादी के बहुत सारे काम है, उन्हें करने के बाद हम बात करेंगे। अरे माँ सुनो तो। हद करती है माँ भी। रेखा जी की हर बात अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी होती जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे वो किसी अपने का बरसों पुराना सपना पूरा करने जा रही हो। माँ, पार्लर वाली भी आ गई। अच्छा, उन्हें ऊपर बिठा दो। पार्लर वाली भी? हाँ। किसके लिए?
कल जिसके लिए मेहंदी लगेगी उसी के लिए। माँ जी मुझे ये सब नहीं करना है, मैं आपके साथ इस घर में खुश हूँ, सच में। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। इस बार तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू चाहती है। माँ जी बस अब पार्लर वाली के साथ जा तू। अगले दिन सुबह से ही पूरे घर में शादी का माहौल बन चुका था। आंगन में ढोल बज रहे थे, रिश्तेदार तैयार होकर नीचे आ चुके थे, मेहंदी वाली अपना सामान खोल रही थी, हलवाई खाना बना रहे थे। लेकिन अभी भी पूरे घर में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर रेखा जी अपनी बहू की तीसरी शादी किससे करवा रही है? और इस सवाल का जवाब अब कुछ ही घंटों बाद पूरे परिवार के सामने आने वाला था। रेखा अब तो बता दो। बस थोड़ा सा इंतजार जीजी। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा है। सच में ऐसी सास हर किसी को कहाँ मिलती है जिसने अपनी बहू की तीसरी शादी का फैसला लिया हो। किसके हाथ में मेहंदी लगानी है? मेरी बहू के। मेरे? हाँ बेटा, आज तू अपने हाथों में वही मेहंदी लगाएगी जिसका सपना तूने बरसों पहले देखा था। बैठ जा बेटा। मेहंदी लगने के बाद खूब नाच गाना होता है, बहुत सारा मस्ती मजाक खाना पीना होने के बाद रेखा एक सुंदर सा लहंगा लेकर आती है और आरती के हाथों में थमा देती है। बेटा ये लहंगा पहन ले। माँ जी इतना सुंदर लहंगा, पसंद आया? बहुत, एकदम सुंदर है, बिल्कुल परियों की कहानी जैसा। फिर जल्दी से तैयार हो जा। लेकिन आज कोई सवाल नहीं, आज जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा कर। अपनी बहू को किसी और की दुल्हन बना रही हो माँ? पापा कुछ कहते क्यों नहीं आप? अरे पता नहीं क्या करने जा रही है रेखा। लेकिन भाभी बड़ी सुंदर लग रही है ना? तो चुप कर, आई बड़ी सुंदर लग रही है। पहली बार आरती ने अपनी पसंद का लहंगा पहना था। पहली बार उसने उतनी देर तक आईने में खुद को देखा जितना शायद हर दुल्हन देखती है। पहली बार उसके हाथों में गहरी मेहंदी लगी थी। पहली बार उसे लगा जैसे उसके अंदर की वो 22 साल वाली लड़की आज फिर से मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर बाद, आरती। जी माँ जी। चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी ये सब आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बस मुझ पर भरोसा रखकर चल। आरती नीचे आती है। अरे वाह, सच में बहुत सुंदर लग रही है। आप सबका धन्यवाद जो आप आज हमारे घर आए। आप सब पिछले 3 दिनों से एक ही सवाल पूछ रहे थे। आज मैं अपनी बहू की तीसरी शादी करवा रही हूँ, लेकिन सबके मन में यही सवाल था। उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। जब आरती इस घर में आई थी तब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए नहीं कि आरती अच्छी लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र बस 22 साल की थी। लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था कि वो इस घर में आए। लेकिन इस लड़के ने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी शादी इसके भाई और भैया ने तय की थी। उसने आदित्य को देखा तक नहीं था, न जानती थी। गांव में शादी जैसे तैसे हो गई और शहर में भी कुछ खास आदित्य ने उसके लिए नहीं किया। इसलिए आपने मेरी बीवी के लिए नया दूल्हा ढूंढ लिया। बताओ कौन माँ ऐसा करती है भला? इसलिए मैंने सोचा कि इस बार उसे वही मिलेगा जो वो पसंद करती है, जिसे वो जानती है। जैसी शादी वो चाहती थी, महंगा संगीत, खाना पीना, लहंगा श्रृंगार जैसा सपना हर लड़की देखती है। इसलिए मैं खुद अपनी बहू की तीसरी बार शादी उसके मन के दूल्हे और मन की तैयारियों के साथ करवा रही हूँ। माँ जी लेकिन मैं आदित्य जी से। नहीं बेटा, आज तेरा दूल्हा और लहंगा दोनों तेरी पसंद का होगा। माँ जब दूल्हे को बुलाइए। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर आरती की शादी किससे होने वाली है। आरती की तो दिल की धड़कन ही जैसे तेज हो गई थी। रेखा धीरे से आगे बढ़ती है और सबके चेहरे लाल पड़ जाते हैं जैसे कोई लड़का मंडप की ओर बढ़ता है सहरा पहने हुए। और जैसे ही उसने सहरा हटाया, आप? हाँ, क्यों तुम्हें कोई और चाहिए था क्या? पहली शादी जिम्मेदारियों में हुई थी, दूसरी शादी लोगों की नजरों में हुई थी, और ये तीसरी शादी सिर्फ मेरी बहू के सपनों के लिए है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वरमाला लेकर आइए। वाह भाई वाह, सच में आज पहली बार ऐसी शादी देखी है। रेखा तुमने तो दिल जीत लिया भाई। भाभी अब आपकी बारी, चलिए। मेरी बारी? किस बात की? अरे डांस की। अरे बहू आज कोई शर्म नहीं, आज जितना मन करे उतना नाच ले बेटा। आरती पहली बार पूरे दिल से नाचती है। आदित्य भी उसके साथ आ जाता है। पूरा परिवार उनके साथ शामिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद आरती रेखा जी के पास आती है। माँ जी। हाँ बेटा, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया?
क्योंकि तू मेरी बहू बाद में है, पहले एक बेटी है। लेकिन मैं जानती हूँ तूने कभी ये सपना मुझसे नहीं कहा, लेकिन हर बेटी अपनी माँ से सब कुछ कहे ये जरूरी नहीं होता। कई बार माँ को उसकी आंखें पढ़नी पड़ती है। माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था सच में। डरना जरूरी होता है कभी कभी, इससे ना तुझे एहसास हुआ होगा कि आरती तेरे लिए कितनी जरूरी है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आरती के लिए इतना सुंदर लहंगा आपने मंगवाया और मेरे लिए वही पुरानी शेरवानी दे दी। ये नाइंसाफी मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ। अब इस चीज के लिए मैं तुम दोनों की चौथी शादी नहीं करवा सकती हूँ भाई। घर के आलीशान लिविंग रूम में हमारे सुरेश कुमार सोफे पर बैठे होते हैं और तभी घर की बड़ी बहू अनवी और छोटी बहू राखी हाथ में शॉपिंग बैग लिए घर में घुसती है और तभी सुरेश जी की नजर बैग पर पड़ती है। जरा रुको, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो और ये तुम दोनों के हाथों में बैग कैसे हैं? लगता है आज उड़ा आई फिर से पैसे। वो पापा जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस जरूरत का ही कुछ सामान लेने गई थी। ऑफिस का बैग बहुत ज्यादा खराब हो गया था और चप्पल भी काफी घिस गई थी और थोड़ा बहुत बस कॉस्मेटिक का सामान है। तुम भी कुछ बोलो ना भाभी। वो पापा जी, वो बस हम थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेने गए थे बस। जरूरत? ये सब फालतू के सामान जरूरी सामान दिखाई तो नहीं दे रहे। तुम्हें तो बस पैसे फूकने की पड़ी रहती है। 4 दिन होते नहीं बस जाकर कराओ शॉपिंग। इस घर में किस चीज की कब और क्या जरूरत है, ये हक सिर्फ घर के मालिक को है। कभी कपड़े तो कभी चप्पल तो कभी पर्स। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पापा जी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है और ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं और वैसे भी मयंक और हम दोनों कमाते हैं। ससुर सुरेश जी बीच में बात काटते हुए गुस्से से बोलते हैं। हाँ तो क्या हुआ, कमाते हो, पर पैर जमीन पर रखकर चला करो। याद रहे, जब तक इस छत के नीचे हो अपनी मन मर्जी अपने पास रखो। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी की उम्मीद भी मत रखना। इस घर से लिमिट में रहो। सुरेश गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर चले जाते हैं और घर की बड़ी बहू अनवी बेचारी सहमी कांप रही होती है। राखी, बहुत डर लग रहा है। पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें इस घर के हिसाब से ही चलना चाहिए था। बिना उनकी मर्जी के हमें शॉपिंग पर जाना ही नहीं चाहिए था। एक बार पूछ लेते तो सही रहता। ये हमने सही नहीं किया राखी। अनवी अपने कमरे में चली जाती है और रात को मयंक अपने कमरे में आता है। मयंक, हद हो गई अब तो। अरे आखिर कब तक? तुम अच्छा खासा कमाते हो और मेरी सैलरी भी कम नहीं है। फिर तुम्हारे पिताजी के पास लाखों करोड़ों की जायदाद भी है, फिर भी हमें एक छोटी सी चीज, चप्पल तक के लिए पैसे खर्च करने के लिए परमिशन तक लेनी पड़ती है। क्या हमारी कोई इज्जत तक नहीं है? राखी डियर, पापा का नेचर ही ऐसा है। वो शुरू से ऐसे ही है, उनकी मर्जी से सब होता आया है। अच्छा होगा कि तुम भी इस बात को समझ लो। मैं और कोई तमाशा नहीं चाहता। अरे तमाशा तो रोज हमारा बन रहा है। मयंक, कठपुतली बन गए हैं हम। एक पैसा खर्च करने के लिए भी पापा जी से पूछना पड़ता है। घर में इस तरह घुट घुट कर नहीं मर सकती। अब कुछ दिनों बाद रात का समय होता है और पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। तभी राखी धीरे से मयंक से बोलती है। मयंक, पापा जी से बात करो ना। अच्छा ठीक है, करता हूँ। वो पापा, ऑफिस की 3 दिनों की छुट्टियां हैं। मैं और राखी बहुत दिनों से बाहर नहीं घूमने गए हैं कहीं। मैं और राखी मनाली जाने का सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत खर्चा होगा। ससुर रमेश खाना खाते खाते हाथ रोक लेते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि फिजूल खर्ची के लिए पैसा चाहिए? एक बात कान खोलकर सुन लो सब, मेरी मर्जी के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा और फिजूल खर्ची के लिए तो इस घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। तभी घर की बड़ी बहू अनवी डाइनिंग टेबल के नीचे से रौनित की पैर मारती है। देखा ना, पापा जी ने जब मयंक और राखी को घूमने से मना कर दिया तो फिर हमारा जाना भी कैंसिल ही समझो। कुछ बोलते क्यों नहीं आप? अरे धीरे बोलो जानू, पापा ने सुन लिया ना तो जो मिल रहा है वो भी हाथ से चला जाएगा। चुप रहने में ही हमारा फायदा है। सही कह रहे हो तुम, चुप रहने में ही फायदा है। राखी की आंखों में आंसू देख मयंक को काफी बुरा लगता है। फिर सभी घर वाले खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उधर रोनित और अनवी अपने कमरे में। बाप रे, पापा जी का गुस्सा। अच्छा हुआ जानू जो मैं कुछ नहीं बोला, नहीं तो आज हमारी भी खैर नहीं थी। हाँ रोनित, तुम ठीक कह रहे थे। पापा जी का गुस्सा देख मेरे तो हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी तो घिग्गी ही बांध गई डर से। अच्छा हुआ हम चुप ही रहे, तो हम लपेटे में आ जाते। ये मयंक और राखी को भी क्या पड़ी है, फालतू में उड़े जा रहे हैं। अरे पापा के आगे किसी की मजाल है जो कुछ बोल सके? क्या फायदा हुआ बोलकर? सुन लिया ना अच्छे से। अरे इस घर की जायदाद चाहिए तो पापा के इशारों पर चलते रहो बस। अरे करोड़ों की जायदाद का सवाल। अब मयंक और राखी को जो करना है करे, हम तो पापा जी जो कहेंगे वही करेंगे। शाबाश जानू, इसे कहते हैं समझदारी।
उधर दूसरी तरफ मयंक को राखी के लिए काफी बुरा लगता है। मयंक को बेबस देख राखी को भी अच्छा नहीं लगता और दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाते हैं। 2 दिन बाद मयंक के ऑफिस के किसी दोस्त की शादी होती है। राखी के पास पहनने के लिए एक भी नई साड़ी नहीं होती। वो मयंक से साड़ी दिलाने के लिए बोलती है। मयंक, ये सब साड़ियां मैंने पहनी हुई है और सबने देखा भी है। मैं ये साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। मुझे एक नई साड़ी दिला दो ना प्लीज। राखी, तुम तो जानती हो ना, पापा जी से बगैर पूछे मैं तुम्हें साड़ी के लिए पैसे नहीं दे सकता। जाओ पहले पापा जी से पूछ कर आओ। हद है यार, मयंक अब इसमें भी पापा जी से पूछ कर आना पड़ेगा। एक साड़ी ही तो खरीदनी है। प्लीज राखी, समझा करो। अब राखी ससुर सुरेश जी के पास जाकर साड़ी के लिए पैसे मांगती है। पापा जी, आज शाम मयंक के फ्रेंड की शादी में जाना है। बहुत बड़ा फंक्शन होगा। एक नई साड़ी और गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अरे इतने सारे गिफ्ट पड़े हैं घर में, कुछ भी ले जाना। जरूरी तो नहीं कि खरीदना ही जरूरी है। और बहू, तुम्हारे पास इतनी ढेरों साड़ियां पड़ी है, नई साड़ी खरीद कर पैसा बर्बाद करना जरूरी है क्या? जाओ, जो साड़ी तुम्हारे पास रखी है वही पहनो। पहले भी कहा है कि फिजूल खर्चा नहीं चलेगा इस घर में। पैसे पेड़ में नहीं लगते हैं, बचाना सीखो। अब राखी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वापस वो अपने कमरे में आ जाती है। उसका उदास चेहरा देख मयंक समझ जाता है, करोड़ों की इतनी जायदाद होने का क्या ही फायदा, एक साड़ी खरीदने तक के लिए भीख सी मांगनी पड़ती है। राखी, मैंने पहले ही कहा था, पापा नहीं मानेंगे। अब अपना ही मूड खराब कर लिया ना। पर मयंक, कब तक ऐसे, कब तक हम छोटी छोटी अपनी जरूरतों के लिए पापा जी के आगे हाथ फैलाते रहे? अब मुझसे और नहीं होता। आप क्यों नहीं जाकर बात करते हैं? प्लीज राखी, इस टॉपिक पर ना ही बात करे तो अच्छा है। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें शादी के लिए निकलना भी है। फिर राखी अपनी पुरानी साड़ियों से एक साड़ी निकालकर पहनकर तैयार हो जाती है। घर में रखा हुआ एक गिफ्ट पैक करती है। फिर मयंक और राखी शादी के लिए निकल जाते हैं। बड़े से बैंक्वेट हॉल में सभी अमीर गेस्ट आए होते हैं। सभी को महंगे नए कपड़े में देख उन्हें खुद को काफी अजीब लगता है। अरे ये क्या राखी, ये साड़ी तो तुमने पहले भी रोहित की सगाई में पहनी थी ना? वैसे तो तुम करोड़पति ससुराल की बहू हो। इतनी करोड़ों की जायदाद क्या बस दिखाने के लिए है? अब राखी की आंखें शर्म से झुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मयंक वहीं पास ही खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू देख मयंक को काफी बुरा लगता है और घर आते समय, राखी, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मयंक, अब और नहीं, थक चुकी हूँ मैं। मुझसे अब और ये नहीं होगा। आज हमारे पास करोड़ों की दौलत होते हुए भी तुम्हारी बीवी लाचार और बेबस नजर आ रही थी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने पापा से बात कर सको? राखी की ये गहरी उदासी और आंसू देखकर मयंक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो राखी के आंसू पहुंचता है। राखी, बस अब बहुत हुआ। दोनों घर आ जाते हैं। सभी घर के लिविंग हॉल में बैठे होते हैं। तभी मयंक अपने पापा से बोलता है, पापा, हमें हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। ऐसे करोड़ों लाखों रुपए का क्या ही फायदा, जिस घर में हम अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, जा नहीं सकते। आजादी नहीं है हमें कहीं जाने तक की भी। हमें बस आजादी चाहिए, हम सुकून से जीना चाहते हैं। तभी ससुर सुरेश उठकर खड़े होते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने बाप के सामने खड़ा होकर सुना रहा है? पापा, मैं सुना नहीं रहा, मैं बस हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। जहाँ रिश्तों की कीमत पैसों से नापी जाए, वहाँ जहाँ बेटों पर बहू पर अपनी मर्जी थोपी जाए, जहाँ बहू बेटों को गुलाम समझा जाए, वो घर घर नहीं जेल है। और हमें इस जेल में नहीं रहना। हमें आज़ादी चाहिए, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ कर सके। और हमें इस जेल में और नहीं रहना। हम घर छोड़कर जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है। रहना है, जाना है तो जाओ, पर कान खोलकर एक बात सुन लो। इस घर की चौखट के बाहर रखते ही मेरी जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। वसीयत से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। पापा, हमें आपकी करोड़ों की धन दौलत नहीं चाहिए। हमारे पास काबिलियत है, हम दोनों मिलकर इतना तो कमा ही सकते हैं कि आराम से, सुकून, आज़ादी से रह सके। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मयंक, पागल मत बनो, जोश में होश मत खो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। पापा अभी गुस्से में हैं, पर पापा, अब इनकी बड़ी जायदाद ठुकरा कर जाना सही नहीं है। बाहर बिना पैसों के रहना, सड़क पर आ जाओगे। अभी भी समय है, जरा समझदारी से काम लो। पापा का नेचर शुरू से ऐसा ही है और सब कुछ तो मिल रहा है, इसमें गलत ही क्या? 4 दिन पापा की मर्जी से रह लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे आखिर में ये सब हमारा ही तो होना है। एक बात साड़ी और घूमने की नहीं है, आत्मसम्मान की है। पैसे होते हुए भी हमें जिस पैसे के लिए हर दिन तरसना पड़े, उस पैसे का क्या फायदा जिस घर में आज़ादी, सुकून भरी जिंदगी न जी सके। भाभी,
जिसे आप समझदारी कह रही हैं, असल में वो गुलामी है। लाखों करोड़ों के आलीशान घर में रहकर भी हम अपनी मर्जी से एक एक पैसा तक खर्च नहीं कर सकते। हमें अपने पैसे खर्च करने तक की आज़ादी नहीं। हमें आलीशान बड़ा घर नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। फिर दोनों मयंक, राखी ससुर सुरेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और बैग उठाकर खुशी खुशी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। ससुर, अनवी, रौनित, सभी घरवाले देखते रह जाते हैं और घर के बाहर मयंक और राखी एक सुकून भरी गहरी सांस लेते हैं।